everyone, ये एक दूसरा पार्ट है हाउ टू प्रिपेयर फॉर द ऑडिट. सो इट्स माय हम्बल एडवाइस टू यू गाइस, begin with the end in mind while understanding any question or reading any question or attempting any mock or question paper at the examination hall. बिकॉज एक क्वेश्चन जो आप केवल सिंपल पढ़ रहे हो उसके अंदर केवल एंड रिक्वायरमेंट ना देख करके आपको पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि वो एंड रिक्वायरमेंट पे आया कैसे है. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. ये मैंने आपकी हेल्प के लिए पूरे ऑडिट को मैंने सेग्रीगेट कराया केवल 3 फेजेस के अंदर, जिसके पहली फेज के अंदर हम केवल कंपनी ऑडिट, उससे रिलेटेड जितने भी मेरे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, इंडेस और मेरे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के कुछ रेलेवेंट प्रोविजन है, जैसे कि आईसीडीएस के कोई पार्ट हमें फिल करना होता है, प्रोफेशनल एथिक्स जिसके अंदर हमारी ये रिक्वायरमेंट आती है कि फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग या फिर कोई ऐसा मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो कि केवल ऑडिटर को पता है, उसको अगर उसने नहीं दिखाया तो एक उसने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी नहीं निभाई. तो अकॉर्डिंगली ही वाज आल्सो लायबल फॉर सर्टेन एक्शंस अगेंस्ट हिम, राइट. सेकंड पार्ट में मैंने इस पार्ट को डिवाइड करा है रिस्क असेसमेंट यानी कि इंटरनल ऑडिट पार्ट में. अगर आप देखोगे कुछ चैप्टर्स जो हैं सच एज रिस्क असेसमेंट, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, गवर्नेंस, सॉक्स, एसक्यूसी एंड ऑडिट कमेटी एंड रेलेवेंट पार्ट ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स, ये सारी की सारी चीज़ें डील कर रही हैं इंटरनल मैटर पे. अगर मैं कंपनी ऑडिट के अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करूं तो इट इज़ मोर और लेस एश्योरेंस सर्विस और अटेस्टेशन सर्विस, राइट. And the risk assessment and internal audit which have a different framework in the companies act. But अगर हम बात करें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन की, सच एज कोई प्रोप्राइटरशिप है, उसके लिए कोई ऐसा लीगल फ्रेमवर्क जैसे कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है, वैसे वहां पे अलग से कोई नहीं दिया हुआ. तो दिस द रीजन कि इसको हम कैसे कवर करेंगे. इसके लिए इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग और बहुत सारे गाइडेंस नोट्स बना रखे हैं, जिसको हम एक बार समझेंगे कि कौन कौन से गाइडेंस नोट हमें पढ़ने हैं जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे. और थर्ड पार्ट के अंदर मैंने एक डिफरेंट इंडस्ट्री उठाई है, दैट मीन्स बैंकिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जिसके अंदर हम इसके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव समझेंगे कि हम इसे कर क्यों रहे हैं और इसका कौन कौन सा पार्ट अगर हम कर रहे हैं, इसके अंदर इंटरनल या एक्सटर्नल कौन सा पार्ट हम कवर कर रहे हैं. और जब भी हम तीनों चीजों को कवर कर रहे होंगे तब हम इसको फेज मैनर में ये सोचेंगे कि पहले प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड देन ग्राउंड वर्क एंड फाइनली रिपोर्टिंग. हम इसको रिपोर्ट तक कैसे करेंगे, ये सारे प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जब भी हम किसी एक फेज के अंदर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी कर रहे होंगे. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. तो अब सबसे पहले आई वांट फ्रॉम यू गाइस कि ये आपका पहले एक हफ्ते का प्लान है कि आपको इन नेक्स्ट 7 डेज के अंदर किस तरीके से कवर करना है. अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर अपने ऑडिट को पहली बार स्टार्ट किया है तो आप इसके अंदर अपने स्टडी आवर्स बढ़ाना, वीक डेज उतने ही रहेंगे. विद इन 1 वीक यू हैव टू कवर दिस एंटायर पोर्शन जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ. सो ये अभी फेज 1 है. इस पहले फेज के अंदर हम कंपनी ऑडिट को समझेंगे. तो अगर हम कंपनी ऑडिट को आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप देखो हायरिंग टू फायरिंग, दैट मीन्स आप हायर कब कर रहे हो और रिमूव कर रहे हो, इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. सबसे पहले क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट एंड सीलिंग लिमिट के प्रोविजन जो भी कंपनीज एक्ट के अंदर गिवन है वो आप पढ़ेंगे, राइट. उसी के साथ अब आप देखेंगे कि मेरा इंस्टीट्यूट क्या कहता है सेम चीज के ऊपर. ये कंपनी का लीगल फॉर्म एक फ्रेमवर्क है जो कि हमें दिया हुआ ही है. अब व्हाट अबाउट द अदर केसेस सच एज एलएलपी, तो उसके अंदर हम किस तरीके से हम स्टडी करेंगे, राइट. तो सबसे पहली बात होती है इंगेजमेंट की कि हमें कौन सा असाइनमेंट मिला है, राइट. अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, उसके साथ में आपको अपना फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूट का फ्रेमवर्क सबसे पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इंस्टीट्यूट्स स्टैंडर्ड डिमांड्स फ्रॉम अस, दैट मींस SA 21O, right. So without going further, first of all check the requirement whether you are eligible to take that particular assignment or not, and if you are eligible then check the particular provisions. So इसकी comprehensive एक understanding और reading लेना साथ में. और जब आप इसकी सारी चीजों को आप देख रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर को
कौन कौन से स्टैंडर्ड है जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि सारे ऑडिट के अंदर सारे स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारी एंटिटी ऐसी होती हैं जिसके अंदर कोई एडिशनल सर्विस वो ले ही नहीं रहे होते, तो वहां पर कौन सा स्टैंडर्ड हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा? ऑब्वियसली इट इज 4 it is 402, right? That means 402. जो 402 क्या कहता है? It talks about the audit consideration related to the entity using a service organization, right? And then इसके जब टास्क 1 के पार्ट 2 में आएंगे तो आपको देखोगे रोटेशन ऑफ द ऑडिटर। अब सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर होता क्यों है। देखो, एक थ्रेट है, फेमिलियरिटी थ्रेट। अगर आप किसी एक जगह पर आपने मल्टीपल असाइनमेंट आप कर चुके हैं या फिर काफी लॉन्ग टर्म से आप एसोसिएटेड हो एक पर्टिकुलर एंटिटी से, तो वहां पे थोड़ी आपके सोशल ग्रुप बन जाता है, तो देयर कुड बी अ चांसेस ऑफ इंडिपेंडेंस थ्रेट, राइट? एज यू हैव ऑलरेडी रेड बिफोर, जो जिन्होंने ऑडिटिंग पढ़ रखी है, कि ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट, राइट? नॉट ओनली इन अपीयरेंस बट ऑल्सो फ्रॉम द माइंड एज वेल, राइट? इसी के साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा SQC। अब देखो SQC क्या है, पहले थोड़ा इंटरनल पार्ट के अंदर देखो। ये एक रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म है, जैसे आपके रिस्क असेसमेंट पार्ट के अंदर कंपनी के अंदर गिवन है, उसी तरीके से एक इंटरनल ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म के लिए ये उसके लिए एक बाइबल है कि कंट्रोल प्रोसीजर वो कैसे स्टैब्लिश करेगा अपनी फर्म के लिए। तो SQC यही बताता है कि आपको रोटेशन कितने टाइम में करनी है, कौन कौन से टाइम में करनी है, कौन कौन से असाइनमेंट है, उसको मैनेज करने के लिए आपको कौन कौन सा फ्रेमवर्क, ये गाइडलाइंस आपको इनहेरिट करना पड़ेगा। इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा जब हम समझ रहे होंगे प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक लिंकेजेस, जब हम फेज 2 में आएंगे, दैट मीन्स इंटरनल कंट्रोल पार्ट में जब हम आएंगे। तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। देन let's move to the another task that you need to do in the task 1, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑडिटर। इसकी एथिकल रिक्वायरमेंट क्या है, किस किस केस के अंदर वो एथिकल रिक्वायरमेंट की वजह से रिमूव हुआ है, या फिर हमारा उसका टेन्योर कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिविजुअल के लिए बात करो तो 5 इयर्स तक वो रहता है, एंड इन केस ऑफ द अदर देन फर्म दैट मीन्स इट कम्स टू 2 टर्म्स ऑफ 5 इयर्स। सिमिलरली अब उसके अंदर जो रिमूव किया गया है उसके क्या ग्राउंड्स थे, क्या वो प्रोफेशनल ड्यूटीज को नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, तो अकॉर्डिंगली आपको ये भी देखना पड़ेगा वो कौन से क्लॉज और कौन से शेड्यूल का पार्ट है जिसके अंदर वो नेग्लिजेंट पाया गया है, राइट? सो अकॉर्डिंगली लिंक इट विद द प्रोफेशनल एथिक्स वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड। लेट्स मूव टू द ऑडिट वर्क। जब आपने स्टार्ट कर दिया है ऑडिट, तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल जो भी फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन है उसके आप प्रोविजन बहुत अच्छे से पढ़ लो। क्यों? क्योंकि सेक्शन 128 बोलता है अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग, यही आपके अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड्स बनेंगे आपके ऑडिट एविडेंस जब आप एसेज इंप्लीमेंट करेंगे, दैट मीन्स ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एसे 230। अब इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको रिक्वायर्ड है? फॉर एग्जाम्पल गोइंग कंसर्न, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, गोइंग कंसर्न जो कि नॉर्मली जो कि इम्प्लाइड होती है कि सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बनते हैं। लेकिन अगर उस वाले केस में आपको पता चला, एक मटेरियल इंफॉर्मेशन आपको मिली एज एन ऑडिटर कि इनके मेजरली प्लांट डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं फायर के अंदर, क्या डिस्क्लोजर ऑफ दिस इंपॉर्टेंट न्यूज will change the whole scenario? Yes, of course. And when it changes the scenario, you have to reassess and you have to reassure or revise all your audit processes while expressing the opinion on the particular statement, right? You need to take into the consideration of the net realizable value. And when you talk about the net realizable value, get into the detail of the accounting framework and the going concern relevant standard on auditing, right, which is 570, although it is not mentioned here, but it is the additional information that you need to adhere. तो जब आप प्रिपरेशन के अंदर देख रहे होगे तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि इंड एस के डिस्क्लोजर्स क्या है, शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट क्या है, कि क्लासिफिकेशन उसका सेम हुआ है या नहीं हुआ, राइट? इसको आपको कॉम्प्रिहेंसिवली समझना है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ऑडिट वर्क की, यू नीड टू रीड along with the financial statement, that means schedule 3 and India's disclosure, the relevant standard, that means the standard on
ऑडिटिंग 230 दैट मीन्स ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके बनेंगे, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट और उससे रिलेटेड वर्किंग पेपर्स, these are the audit documentation. And auditor responsibility relating to the fraud, if you identified any fraud, like ये बहुत ही मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो जाता है अगर आपने इस गोइंग कंसर्न को आपने दिखा दिया होता डिस्पाइट of the working, right? Then you need to read the relevant portion of the essay to 320 which talks about the materiality in planning and performing, because right now you have understood the relevant portion and how the business works. Then now you have to plan the audit, like what is material for the organization. For example, there are certain organization where the turnover is the significant part of the whole business process, and there is some requirement or there are some investment property which is the integral part of the business. So you need to take the base on which you need to calculate the materiality, because in while conducting the audit there are the multiple instances or transaction that you will found which are not material. That means let's say 5 to 10% of the particular asset, which is less than 5% or 10% of the particular base that you have selected, be it profit, be it turnover, be it net worth, be it anything, right? Then you need to read asset 250, because a business cannot survive without something or without a political legal framework, right? So right now, since there is a climate change and some other part is going on, so you need to adhere with the law and regulations, such as there are many laws and regulations are there, so you need to understand what are the applicable laws and regulation are there, and read essay 220 along with the 250. You need to understand what are the laws that are applicable to this organization or while conducting the financial statement or while preparing the financial statement. And then of course 500, that means audit evidence, that all will form the audit evidence such as bank advice and all, right? And additional confirmation you just add on here SA 500 and 500 and 505, and that is external confirmation. And then go to the duties of the joint auditor while conducting the audit. When you are at work, you need to take the uh, you need to take into consideration the work of the another auditor. So for this you need to be mindful while accepting the audit or while accepting the work of another auditor or the joint auditor. So you need to be aware about what are the criteria, what is the uh, okay, so what are the criteria and what are the duties that you need to fulfill while accepting the work of the joint auditor. For this you need to go through the essay 299, and then you need to also consider essay 600. Why so? Because it is the using of work of another auditor. So when you are reading the provision related to the duties of auditor or the joint auditor, go through with this standard on auditing. So it will be more beneficial to you and will give you the broad picture of the audit. And then when you are doing the audit of the balance sheet item, go through the SA 501, which is nothing but the audit evidence and the specific consideration as I discussed. That means going concern and provisions and stock items. And SA 510, that means initial audit engagement for the opening balance, because while doing the audit you always come across the thing that you first of all check the opening balances whether they are properly casted or not, and is there any kind of a segregation or not. And then go to the 505, that means the external confirmation, that such as bank advices and getting the confirmation from the creditor debtors. And 520, that means analytical procedures that you imply whether which kind. Okay, so analytical procedure more or less are ratio analysis, making the comparison, RICO, and etc. There are multiple process which depends upon the specific requirement. Then if you identified any fraud while conducting the audit, then you have to go through the different sequences, such as section 143, you have to report to the central government and you have to report to the management, those charged with the management. And in case they are also involved in the same,
then you have to take the some hard section and go beyond your duties. And for this you need to be aware about your duties as per the standard on auditing, that means 315. And you also need to check the internal financial control report, which is stated as per the section 134, where the director report is also provided. And along with this you need to check the requirement which is mentioned in the SA 265. What the 265 says, it is the communicating the deficiency in the internal controls. So while reading the director's report, you need to check the requirement and your responsibility as per the standard auditing 265. And then you need to go through the requirement of the 402, that means audit consideration relating to the entity using a service organizations, right? So I think it's a long task that you need to do, and I'll make it another part. And while I'll ask you to complete it within this week. I know it's a festive season, but hope it would be fine with you to complete it, and just feel the difference that how much broad perspective you have right now, instead of earlier mugging up the things and just reading the things, not understanding the things. Just try this linkages and it would be fruitful to you while attempting the question. Because अभी जब मैंने लास्ट एक क्वेश्चन पेपर देखा था where they were asking, they have given the particular scenario like using the work of another auditor, familiarity threat, and then later on ask what is the internal control they should implement, that means the partnership firm should implement. So I'll make it more comprehensive in another video, because there are a lot to include while suggesting the linkages. So अब ये audit थोड़ा बड़ा topic है और थोड़ा बड़ा subject है, so it will take few parts. Hope you it would be fruitful to you. Thanks. Bye bye.